in senior teacher examination syllabus and it was already in first grade examination, first grade school lecturer examination syllabus it was already ये पहले से आपसे जो है आपको माइक जो है अपना हैंड रेज नहीं करना है, मन ही मन बताना है और मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या सोचा। दोस्तों जब हम ड्रामा की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, तो वहां पर हम एक टर्म जो है देखते हैं सोललिकी, जो सोललिकी जो उसको बोलते हैं, सोललिकी जो बोलते हैं, और हम वहां पर क्या देखते हैं कि वो क्या है, एक कैरेक्टर इज लेफ्ट ऑल अलोन ऑन द स्टेज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। एक कैरेक्टर जो है वो स्टेज पर अकेला है और वो जो जोर से बोलता है उस समय स्टेज पर कोई नहीं होता है और सामने बैठे ऑडियंस जो है, स्पेक्टेटर्स जो है उसको सुनते हैं। दरअसल होता क्या है, यदि ड्रामेटिस्ट जो है उसको ये दिखाना हो कि कैरेक्टर जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है, कैरेक्टर जो है उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तो वो क्या करता है, वो सोललिकी जो उसका सहारा लेता है, इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और इसके लिए सोललिकी जो है वो डिजाइन की जाती है और कैरेक्टर जो है उसको स्टेज के ऊपर अकेला छोड़ दिया जाता है और वो ऑडियंस के सामने अपनी बात जरूर रखता है, उसके दिमाग में उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसका पता ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को कैसे लगेगा, है ना, सोललिकी के जरिए लगेगा। टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट की सोललिकी जो है आप याद करेंगे, लगाने ऐसी कितनी सोललिकी जो है आपने शेक्सपियर के प्लेस के अंदर देखी, पढ़ी और सुनी। दोस्तों जिस तरीके से ड्रामेटिस्ट जो है इस डिवाइस का सहारा लेकर, सोललिकी का सहारा लेकर के कैरेक्टर के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है आपको बताता है, ठीक इसी तरीके से जनरली है ना फिक्शन राइटिंग के अंदर, नोवेल में, और वो भी साइकोलॉजिकल नोवेल में, है ना, क्या होता है कि जो फिक्शन राइटर जो है, ऑथर जो है, नोवेलिस्ट जो है, वो कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, यहाँ पर उसका जो फ्लो ऑफ थॉट्स जो होता है, यानी यहाँ जो आपका जो है भाव है, विचारों का जो भाव है, ठीक है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ थॉट्स जो है, जो कैरेक्टर के माइंड में है, उसको वो आपके सामने जो रखता है। आपने जो है पूर्व में बहुत सारी नैरेटिव टेक्निक्स जो उनके बारे में सुना है ना, यहाँ पर हम ये देखते हैं, है ना, कि ये थर्ड पर्सन ओमनीप्रेजेंट जो है वो नरेशन, थर्ड पर्सन ओमनीप्रेजेंट नरेशन जो है हम इसको कह सकते हैं। होता क्या है, होता ये है कि आप ये देखते हैं कि कोई नोवेलिस्ट जो है, वो ऑथर जो है, कोई नोवेलिस्ट, कोई ऑथर जो है, वो माइंड जो है उसको पढ़ता है, वो किसी कैरेक्टर जो है उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको हूबहू बिल्कुल वैसे का वैसा ही जो है, ठीक है, जो विचार चल रहे होते हैं उनको वैसे का वैसा ही जो है आपके सामने जो परोस देता है, उस वैसा का वैसा ही जो आपके सामने जो लिख करके छोड़ देता है। लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, इन पैराग्राफ्स में यहाँ कैरेक्टर जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये सारा का सारा जो है वो आपको बता देता है। अनीता देसाई जो है माया के मस्तिष्क जो है उसके अंदर क्या चल रहा है, ये आपको उन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पैराग्राफ्स जो उसके जरिए बताती है, इस टेक्निक जो उसके जरिए बताती है कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, छोटी 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 बातें, है ना, जो उसके मस्तिष्क में जो फ्लो ऑफ थॉट्स होता है वो आपको जो बताती है। जरा चलते हैं आगे और कुछ एक्चुअल चीजें जो देखते हैं इस टर्म के बारे में। सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो ये, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ टेक्निक ऑफ नरेशन, इट इज अ नैरेटिव टेक्निक। पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक नैरेटिव टेक्निक है, अपनी बात कहने का एक तरीका है। नॉवेलिस्ट जो है, उपन्यासकार जो है, अपनी बात जो है किस तरीके से जो वो कहे, यानी कैसे वो नरेटर जो है वो कैसे जो है आपके कैरेक्टर के माइंड में जाकर के उसको पढ़ता है और एज इट इज जो लिखता है वो आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। दो बड़े क्वेश्चन इस टर्म को लेकर के। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन द थीसिस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। दो बड़े क्वेश्चन, पहली ही स्लाइड में, दूसरी ही स्लाइड में आपको तीन बड़े क्वेश्चंस जो है जो आरसीसी की दृष्टि से भी, सीनियर टीचर एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्लस स्कूल लेक्चर एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टर्म को दिया किसने, इस टर्म को जो है दिया विलियम जेम्स ने। कौन सी पुस्तक में दिया, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में दिया। कब दिया, 1890 के अंदर दिया, 1890 में दिया। फर्स्ट थिंग दैट इट इज नैरेटिव टेक्निक, द सेकंड थिंग इट इज नैरेटिव टेक्निक ऑफ फिक्शन राइटिंग, नॉवेल्स में यूज होती है। द थर्ड थिंग दैट इट इज जनरली यूज्ड इन साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स जो उसके अंदर यूज होती हैं। ये है क्या, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि नरेटर जो है वो नरेटर जो है, कैरेक्टर जो है उसके माइंड को जो है वो आपके सामने रखता है शब्दों के माध्यम से। यहां पे क्या चल रहा है उसको वहां पर जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है आता है इसकी डेफिनेशन जो है मोर और लेस एमएच अब्राहम जो है आपको नजर आएगा यहां पे कि नैरेटिव टेक्निक क्या है, इट अटेम्प्ट्स टू रिप्रोड्यूस द फुल एंड अनइंटरप्टेड स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेसेस, या मेंटल प्रोसेस। अगर ध्यान से आप देखें कि इट अटेम्प्ट्स टू रिप्रोड्यूस क्यों, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो चुके हैं माइंड में, है ना, उसको हम कागज पे लाने वाले हैं। द फुल एंड अनइंटरप्टेड, है ना, अनइंटरप्टेड जो है माया जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है क्राइम पिको का, अनीता देसाई ने लिखा है। अब माया के मन में क्या चल रहा है, माया जो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड, क्या चल रहा है, इसको जो है नरेटर जो है अनीता देसाई जो है या वो खुद कई बार वो खुद जो है, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वास्तव में थर्ड पर्सन की फर्स्ट पर्सन है। तो अनइंटरप्टेड स्ट्रीम और फ्लो ऑफ द कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस इन व्हिच थॉट्स, आइडियाज, रिएक्शंस, मेमोरीज एंड सेंस इंप्रेशंस मे इंटरमिंगल विदाउट कोहेरेंट और लॉजिकल ट्रांजैक्शंस। आप देखो नंबर 1 कि उसके अंदर जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, माइंड में जो चल रहा है ना, जो अनइंटरप्टेड एक साथ कंटीन्यूअस बाहर चल रहा है विचारों का, उसको जो बताया जाता है। इसमें थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, सेंस इंप्रेशंस होते हैं, सारे मिल जाते हैं, है ना, और कोहेरेंट और लॉजिकल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होता है विदाउट। कैसे हो सकता है बताओ। यदि कोई नॉवेलिस्ट जो है नैरेटिव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का सहारा लेकर के किसी कैरेक्टर के माइंड को आपके समक्ष रख रहा है, परोस रहा है, लिख करके दे रहा है, तो उन विचारों को अनइंटरप्टेड स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स जो है जब वो रखेगा तो बताओ लॉजिकल कनेक्शन कहां होगा, हो सकता है लॉजिकल कनेक्शन नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो नहीं चल रही है, अभी उनके मन में विचार दुनिया भर के चल रहे हैं, है ना, कि अब जो है मुस्टंडा उठने वाला है, चाय मांगेगा, बच्चे उठने वाले हैं, स्कूल भेजना है उनको, है ना, कई तो बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ जो है टिफिन तैयार कर रहे हो, क्लास जो लगा रहे हैं, न जाने कितने जो है वो थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, कितने थॉट्स, वो सारे के सारे पेज के ऊपर रख देता है कौन, नरेटर। नरेटर जो है वो उन थॉट्स को रख देता है। यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है एज इट इज जो है उसको कागज के ऊपर उकेर दिया जाता है। और नो डाउट जब ऐसा किया जाएगा, जिस तरह से जो दिमाग में, मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं उनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ भी आपको कोहेरेंट और लॉजिकल ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजिशंस जो है वो नहीं मिलेगा। विदाउट का मतलब इट इज नॉट देयर। कल ऐसा ना हो कि वहां पर पूछ ले कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, कोहेरेंट होता है या इनकोहेरेंट होता है, इनकोहेरेंट होता है, लॉजिकल होता है कि इलॉजिकल होता है, इलॉजिकल होता है ना, सीक्वेंस जो है हमने आपको ऑलरेडी बताया। दिस इज प्रेफर्ड बाय द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, and it is this narrative technique is abundantly used in psychological novels. The psychological novelists prefer this technique, isn't it? साइकोलॉजिकल नोवेल
जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहीं पर खत्म होता है। और इसीलिए ये टेक्निक जो है दैट इज वेरी वेरी यूनिक टेक्निक, इसका संबंध जो है मॉडर्न एज के साथ में है। तो मॉडर्न एज के अंदर हम बहुत सारे ऐसे राइटर्स जो है देखते हैं, बहुत सारे राइटर्स जो देखते हैं जो इस टेक्निक का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो इस टेक्निक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे, वर्जीनिया वुल्फ इज देयर, जेम्स जॉयस इज देयर, इतने सारे नॉवेलिस्ट हैं जो इस टेक्निक का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं और नॉवेल जो है उसको रियलिस्टिक बना देते हैं, इस नॉवेल को रियलिस्टिक जो है वो बना देते हैं। इट टेक फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू द इनर वर्ल्ड। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल जो है जो होता है वहां पर जो आउटर वर्ल्ड जो होता है वो बहुत जो है कम इंपॉर्टेंट होता है, जो इनर वर्ल्ड होता है जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मस्तिष्क में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके समक्ष है ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दिखता नहीं है जो यहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है लिखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वे पीपल एक्चुअली थिंक। जो वास्तव में हम सोचते हैं, लोग जैसे सोचते हैं, ये नहीं कि मैं जो सोच रहा हूं उसमें काट छाट कर दी, नो नो नो, काट छाट नहीं, जो यहाँ पे चल रहा है आप देखो ना, आप देखो, आप मिनट भर में जो अपनी नानी के घर पहुंच जाते हो, मिनट भर में जो आप दूसरे शहर पहुंच जाते हो विचारों में। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ाया जा रहा है और उनके दिमाग में जो सुबह का नाश्ता चल रहा है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इन रियल लाइफ द फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट्स अकर इन नॉन लीनियर मैनर, नॉन लीनियर मैनर का सीधा मतलब जो है आपका कि ये हमेशा जो है ठीक, इसका कोई एंड नहीं होता, इसका जो है वो कोई एंड जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये नहीं है कि यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हो गया, ये आपका बिगिनिंग है ये आपका एंड है, नहीं, ये चलता रहता है, नॉन लीनियर मैनर में ये चलता रहता है ना, इसका कोई एंड नहीं होता। विचार जो है वो इंसेंटली जो है कंटिन्यूअसली जो है वो चलते रहते हैं, इनका कोई एंड जो है वो होता नहीं, इनका कोई एंड जो है वो होता नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि थॉट्स नॉन लीनियर जो है यहाँ पर होते हैं। अभी हमने बात की कि चूंकि यहाँ पे जो चल रहा है उसको एडिटिव जो है आपके समक्ष जो रखा जाता है, एडिटिव जो है आपके समक्ष जो दिया जाता है, इसीलिए इसके अंदर जो है क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न जो है वो नहीं आ पाता है। लैक्स का मतलब नहीं है कम है, और कम है ही नहीं, इट लैक्स क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न, ठीक है, व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंटरी थॉट्स। तो इसलिए जो यहाँ पे थॉट्स जो होते हैं वो आपके फ्रेगमेंटरी होते हैं, है ना। फ्रेगमेंटरी का मतलब होता है इनकम्प्लीट, टुकड़ों में, एक्सट्रैक्ट्स में। अब आप एक बात बताइए कि जो विचार आपके मन में जन्म लेता है, जो थॉट आपके मन में जन्म लेता है, क्या वो हमेशा पूरा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। आप एमिली डिकिंसन की पोएट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको न जाने ऐसी कितनी पोएम्स जो मिलेंगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से विचार जो हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसके बाद जो है बिना कंप्लीट हुए मर जाते हैं। और ऐसे विचार बिना कंप्लीट हुए मर जाते हैं, पर हल्का सा विचार आया, हल्का सा, और वो खत्म हो गया। आपको पता है उसका क्या होता है? नहीं, मैं बताता हूं, सपने में आते हैं वो, जो थॉट आपका आधा अधूरा दिमाग में रह जाता है, पूरा नहीं होता है, पहले तो पूरा कोई थॉट होता ही नहीं है, फिर भी मान लो कोई थॉट जो है वो मोर और लेस अपने लॉजिकल एंड तक जो है पहुंच गया, तो उसके बाद में वो शायद सपने में नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी बात सपोज करो कि आप सोच रहे थे, ठीक है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, अचानक से कोई आ गया, तो आपके थॉट शिफ्ट हो गए किसी तरफ, जो आ गया उसकी तरफ, तो वो पहले वाला थॉट था वो रह गया, अब वो क्या करेगा? वो सपनों में आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? सपनों में। इसलिए गाना मत गाओ, कौन है जो सपनों में आया? ये तुम्हारे अधूरे विचार है जो सपनों में आते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न जो होता नहीं है, क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न जो इसमें होता नहीं है। एंड फॉर दिस रीजन इफ वी सी दैट इट लैक्स, ठीक है, chronological and logical pattern, for this reason it becomes very difficult for the reader to understand. And perhaps for this reason when Clyde Picoult was being taught in your class by Parul ma'am, I received every day 3 or 4 messages. Sir, कई बार स्क्रीनशॉट लेकर, सर इसका मतलब है ना। The one thing, if you can say allow your mind to understand that you are just going through a stream of consciousness novel, you won't feel any kind of obscurity. But if your mind is not ready to just understand that it is a stream of consciousness novel, then certainly you will have to face problem. Yes. First, let your mind understand. पहले अपना माइंड जो है उसको समझने दो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक बात बताइए कि ये माया के मस्तिष्क में जो चल रहा है ना, चाहे उसकी डॉग जो उसकी डेथ को लेकर के, टोटो की डेथ को लेकर के चल रहा है ना, चाहे उसके अपने पति के साथ संबंधों को लेकर के चल रहा है, चाहे उस फॉरबिडिंग प्रेडिक्शन जो है उसको लेकर के चल रहा है, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड, इट हैज नो लॉजिकल कनेक्शन एंड परहैप्स फॉर दिस रीजन द रीडर फेसेस द डिफिकल्टी इन टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। और इसी कारण से उसको बड़ी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है, और आपको भी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो अपने मस्तिष्क को समझाइए कि आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल जो पढ़ रहे हैं और इसके लिए आपको जो है कुछ अलग अप्रोच की जरूरत है, कुछ अलग जो है मेथड की जरूरत है, एक नई टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसीलिए आपको अपने माइंड को उसी हिसाब से ढालने की जरूरत है। नॉवेल जो है उसके अंदर जो है बताया गया कि किस तरीके से जो है वो भी हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप जो है उसको लेकर के, किस तरीके से कि हस्बैंड और वाइफ जो है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और हस्बैंड जो है वो ऑफिस से जो है आता है और अपने शूज वगैरह जो है वो ऐसे असलस तरीके से खोल देता है। अब जब ये सब हो रहा होता है उसी समय जो प्रोटैगनिस्ट जो है उसको अपने फादर जो है उसकी याद आ जाती है। उसके फादर जो है उसके रोल मॉडल है, आइडियल, सभी बच्चों के होते हैं, सभी के होते हैं, आपके भी होंगे, नहीं है तो बताओ। अब उसके फादर जो है वो बड़े व्यवस्थित थे, वो घर आते थे, अपने शूज जो है वो खोलते थे, आराम से जो है सॉक्स उतारते थे, एक जगह रखते थे। अब जब हस्बैंड आता है, ठीक है, और वो सॉक्स जो है वो उतार रहा है, अपने जूते उतार रहा है, तो उस समय एंट्री हो जाती है किसकी? फादर की। अब रीडर को समझ नहीं आता यार ये फादर कहां से आ गया, फादर तो ही नहीं, घर में नहीं, कहां से आ गया। अब वहां पे आपको जस्टिफिकेशन तो मिलेगा नहीं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल और यहां पर जो उसके विचारों में जो चल रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है। और नहीं जो नरेटर आपको ये बता रहा है कि अब मैं तुम्हें जो है वो ले चलता हूं उस यात्रा पर, है, चलिए आपको ले चलते हैं उस यात्रा पर, ना बच्चा ना, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। ऑल ऑफ सडन, ठीक है, यू विल हैव सम और अदर पैराग्राफ गिविंग यू डिटेल्स ऑफ द फादर, इजंट इट? क्योंकि जब हम वास्तव में किसी को जो देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो कंपैरिजन जो स्टार्ट हो जाते हैं, तुलनाएं जो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। कई बार बड़ी घातक भी होती है जब आप अपने पति की तुलना अपनी पत्नी की तुलना दूसरों की पत्नी से करने लगते हो, आपको लगता है कि वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, जिस दिन साथ रहेगा इसके भी पोत जो छोड़ आ जाएंगे, इसका भी पता चल जाएगा। तो डोंट रिग्रेट, नेवर रिग्रेट, है ना। तो कभी पछतावा नहीं कि होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, है ना। थोड़ा सा कंटेंटेड फील करें कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पर जो फादर की एंट्री होती है, अचानक से एंट्री होती है उस सीन में, रीडर को समझ नहीं आता कभी तो ये इस हस्बैंड चल रहा था, फादर कहां से आ गया, वहीं आया है, कितने दिन के लिए आया, अरे छोड़ बबुआ छोड़, ठीक है, ये उसके दिमाग में चल रहा है, उसके मस्तिष्क में चल रहा है ना। और उसका मस्तिष्क उसको जो है वो पल पल में जाने कहां की सैर करवा देता है, और रीडर जो है परेशान होता रहता है कि यार माया अभी तो यहाँ थी, आप अपने घर पे कैसे चली आई, मायके कैसे चली आई, अपने बाप के पास कैसे चली आई, उसका भाई कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, द एक्शन ऑफ दिस होल एपिसोड इज इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट
service in there. That's why you need to understand, आपको समझना है कि एक्शन तो यहाँ हो रहा है. Stage is this one is the stage, mind is the stage, and you try to find out the stage in the outer world, and perhaps for this reason you are very very perplexed, isn't it? आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है कि ये जो है वो क्या है. कुछ फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और फीचर्स हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फ्लो, अनस्पोकन थॉट्स और परसेप्शंस ऑफ द करेक्टर. वो थॉट्स जो दिमाग में होते हैं अनस्पोकन होते हैं. परसेप्शंस, थॉट्स और परसेप्शंस एक ही बात है. द करेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स आर डिपिक्टेड एज ओवरहर्ड इन द माइंड और एड्रेस्ड टू वनसेल्फ. ये दोनों जो है वो आपको अभी पता चलेगा थोड़ी देर में, जो है आर डिपिक्टेड एज ओवरहर्ड, मतलब ऐसे लिखा जाता है. ओवर हियर किसको बोलते हैं? जैसे आप एक होता है हियर और एक होता है ओवर हियर. मतलब जा रहे हो आप, आपने कुछ सुन लिया, बातें कहीं और हो रही थी, आपने सुन लिया, अचानक से सुन लिया, वो वाला उस तरीके से इसको जो वो किया जाता है. चीफली कंसर्न विद सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ. यहाँ पे है खुद के बारे में है, तो ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन जो वो नहीं है. इनफॉर्मल और कोलोक्वियल लैंग्वेज जो यूज की जाती है. अब चूंकि विचार है, थॉट्स हैं, ठीक है, सदैव नहीं है, अस्त-व्यस्त है, अव्यवस्थित है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज होगी वो इनफॉर्मल होगी और कोलोक्वियल लैंग्वेज होगी. अगर ये नहीं होगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन इफेक्ट होगा. है ना, अबेंडनमेंट ऑफ कन्वेंशनल रूल्स ऑफ सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन. जो कन्वेंशनल रूल्स होते हैं, है ना, सिंटैक्स के और पंक्चुएशन के, है ना, भाई आप बताओ कि सेंटेंस बनना चाहिए, क्लोज बनना चाहिए, कोई सेंटेंस ना बने वहां पे, कोई क्लोज ना बने. कई बार तो एक एक दो वर्ड लिख के छोड़ दिए जाते हैं, समझो, फ्रेजेस लिख के छोड़ दी जाती है, समझो, पंक्चुएशन होते नहीं, और होते हैं तो अननेसेसरी होते हैं. है ना, तो ये कन्वेंशनल रूल्स जो है पंक्चुएशन को सिंटैक्स के नहीं यूज होते हैं. क्यों नहीं यूज होते हैं? आप माइंड को पढ़ रहे हो और वहां पर पल विचार बदल रहे हैं, कितने पंक्चुएशन लगाओगे, कैसे उसको व्यवस्थित करोगे? अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित नहीं किया जाता, यही तो इसकी खूबी है. एडिटिव उसको जो रखा जाता है. यूज ऑफ द सिनेमैटिक डिवाइस ऑफ द मोंटेज, दैट इज द शिफ्ट ऑफ थॉट्स रैंडमली फ्रॉम वन टू द अदर. जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, है ना, एक दृश्य होता है, फिर अचानक से उसके बाद दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है. तो सिनेमैटिक डिवाइस जो है जिसमें आपके दृश्य बदलते रहते हैं, ठीक है, मूवी जब देखने जाते हो तो आप दृश्य आपके बदलते रहते हैं, तो ठीक इसी तरीके से थॉट्स भी एक के बाद एक बदलते रहते हैं. किस फॉर्म में बदलते हैं? लीनियर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर फॉर्म में बदलते रहते हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हैज टू मेजर स्टाइलिस्टिक फॉर्म्स. यहां पे आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दो फॉर्म्स कौन से हैं? एक तो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, और एक जो है आपका जो इंटीरियर मोनोलॉग है, ये इनडायरेक्ट है. एक है, जनरली हम क्या करते हैं कि इंटीरियर मोनोलॉग जो होता है उसी को ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस समझ लेते हैं. जो आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसी को ही हम इंटीरियर मोनोलॉग जो वो समझ लेते हैं. ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है. इंटीरियर मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टाइप है. फॉर एग्जांपल, जो पहला जो आपका है जिसको आपने इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग कहा है ना, नैरेटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, भी कहते हैं आप इसको. इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग जो है उसको कहते हैं. देखो फर्क क्या है. अब ये आपका जो है नरेटर का माइंड है, नरेटर जो है उसका माइंड है. अब इस माइंड को यदि आपका ऑथर पढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, ऑथर जो है वो पढ़ रहा है, थर्ड पर्सन ओमनीप्रेजेंट. थर्ड पर्सन ओमनीप्रेजेंट का मतलब जो है आपका कि ऑथर जो है वो कैरेक्टर के माइंड के अंदर घुस करके उसको पढ़ रहा है, तो ये आपका नैरेटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है या इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, ठीक है. और जो है आपका, है ना, दूसरा जो है आपका, उसमें जो खुद जो है कैरेक्टर खुद जो है वो आपका लिखता है आई से लिखता है, आई से. कैरेक्टर जो है वो खुद जो है वो आई से लिखता है, मतलब खुद प्रेजेंट करता है चीजों को, खुद जो प्रेजेंट करता है. अब थर्ड पर्सन जैसे माया है, तो माया जो है वो खुद जो है ना अपने दिमाग में, है ना, आई स्टिल रिमेंबर हाउ आई वाज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. जो ये यहां पे चल रहा है आई से, जो आई से चल रहा है, यदि आपका नरेशन थर्ड पर्सन है तो वो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, नरेटेड इंटीरियर मोनोलॉग है. और यदि आपका जो नरेशन है वो फर्स्ट पर्सन के जरिए हो रहा है, आई के जरिए हो रहा है, तो वो आपका इंटीरियर मोनोलॉग है. दोनों ही आपके रहेंगे, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें इसको जो है, तो है ये दोनों ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसके पार्ट है. कैसे? ठीक है, जैसे आपने जो यहां पे लिख दिया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है टेक्निक जो है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये आपका आ गया इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग, और ये आपका आ गया डायरेक्ट जो है वो आपका इंटीरियर मोनोलॉग है, इंटीरियर मोनोलॉग है. और यहां पे आपका जो नरेशन है वो आपका कौन कर रहा है? ऑथर कर रहा है, थर्ड पर्सन में. ये थर्ड पर्सन कौन है? ऑथर है, अनीता देसाई है. और यहां पे आपका फर्स्ट पर्सन है, और कौन कर रहा है? माया कर रही है तो दोनों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना. ये थोड़ी ना कि ये जो है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, ये भी होगा और ये भी होगा. थर्ड पर्सन है तो डायरेक्ट बोल दो, फर्स्ट पर्सन है तो डायरेक्ट बोल दो, है ना. तो ये आपका है, और इसको कैसे और तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता चलेगा इनके बीच में फर्क. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है फर्स्ट कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन द थीसिस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में पढ़ चुके हैं हम इस चीज को, अभी पढ़ा हमने. लेकिन जो इंटीरियर मोनोलॉग जो है फर्स्ट यूज इन लेस लोरियर्स सोल्स ऑक्युपाइज बाय, ठीक है, एडवर्ड, है ना, डेजर्ट इन 1887. ये बाद का है कि पहले का है, ठीक है. तो ये इसके अंदर जो है यूज हुआ है, और ये आपके लेखक है, इसको आप याद रखेंगे. इसके ऊपर आपको सारी पीडीएफ प्लेलिस्ट कल चढ़ानी थी, नहीं चढ़ा पाए, आज चढ़ाएंगे तीनों. अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स माइंड कंबाइनिंग अनऑर्गेनाइज्ड और इरेशनल थॉट्स फीलिंग्स. अब ये सारे का सारा अनऑर्गेनाइज्ड है, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. लेकिन यहां पर आपकी किसकी बात हो रही है? इनडायरेक्ट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज्ड है. तो रिलेटिवली रैशनल एंड ऑर्डरली कंपाइलेशन. अब जाहिर सी बात है, यहां पे थर्ड पर्सन है, यहां पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो थोड़ा सा व्यवस्थित होता है. मैं अपने मस्तिष्क को पढ़ूंगा तो थोड़ा सा व्यवस्थित होगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होगा, थोड़ा सा लॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं आएगा. लिखा है इसमें रिलेटिवली रैशनल. रिलेटिवली देखो, रैशनल है या ऑर्डरली है ये नहीं कह सकते, ये लिखा, ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली. और रिलेटिवली यूज करिए, इससे ज्यादा जो है वो आपका रैशनल ऑर्डर, ऑर्डरली इससे ज्यादा, वैसे रैशनल नहीं, वैसे ऑर्डरली नहीं है, रिलेटिवली का मतलब इससे ज्यादा है ना. नेक्स्ट जो है मैनिफेस्ट द इनर वर्किंग्स ऑफ कैरेक्टर. ये भी करता है अटेम्प्ट्स टू ड्रामेटाइज द कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग फोर्स. यहां पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा जो है वो रहता है, क्योंकि जब हम खुद कर रहे होते हैं तो जो द्वंद होता है हमारा वो करके सामने आता है. डज नॉट मेंटेन फॉर्मल सिंटैक्स वोकैबुलरी और पंक्चुएशन. डज नॉट वायलेट, है ना. इंटीरियर मोनोलॉग में ये चीजें जो होती हैं, फॉर्मल सिंटैक्स होता है, वोकैबुलरी और पंक्चुएशन के रूल्स जो फॉलो होते हैं इंटीरियर मोनोलॉग में, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं. ये आपका मेन है, यूजुअली प्रेजेंटेड बाय थर्ड पर्सन. अब ये जो है लिखा यूजुअली, मतलब हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसमें लिखा यूजुअली, टिपिकली वो हमेशा होता है. इंटीरियर मोनोलॉग इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन. अब इसमें यूजुअली क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि कई बार अगर हम देखें, ये भी तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये भी तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. इधर वाला भी जो मैंने जो स्लाइड आपको दिखाई थी, फर्स्ट स्लाइड जो मैंने बनाया था, तो आप ये मत सोचिए कि अगर ये हमेशा थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, तो ये चीज है. इट इज सेपरेट मोड ऑफ नरेशन, इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये अपने आप में एक अलग मोड ऑफ नरेशन, जबकि ये टाइप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टाइप है. इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना. तो ये
ये दोनों में फर्क जो आपका रहेगा और आपको इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, मुझे टाइम बताएंगे, समय बताएंगे, मोबाइल मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, अब आप देखेंगे कि इन प्रश्नों का जवाब आप देंगे पोल के जरिए। क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, लीनियर फ्लो ऑफ थॉट्स विद ऑब्वियस एसोसिएशंस बिटवीन वन आइडिया एंड द नेक्स्ट। ठीक है, लीनियर फ्लो ऑफ थॉट्स, a narrative device which mimics the cues of the natural thoughts pattern that often lacks obvious connections, a form of writing with clear rhythm pattern and rhyme scheme। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आने वाला है। आप बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा पोल के जरिए, लेकिन ध्यान रहे आपको भटकना नहीं है, भटकना नहीं है दोस्तों, आपको भटकना नहीं है, उत्तर देना है। और मैं चाहूंगा कि 90% से ऊपर कितने बच्चे हैं, 90% से ऊपर बच्चे जो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे तो मजा आएगा। देखते हैं कि आपको मेरी बातें कहां तक समझ में आई, कहां तक आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको समझा। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट नैरेटिव टेक्निक्स एंड व्हेन यू नो, व्हेन योर माइंड knows that you are going through a stream of consciousness novel, you never feel any difficulty। लेकिन जब आपका मस्तिष्क इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं, once there was a time, ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, you are not just going through a fairy tale, आप लाइफ को जी रहे हैं, आप मस्तिष्क में क्या क्या चलता है उसको देख रहे हैं। यस, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिसका उत्तर जो है वो भी बताते हैं। नंबर 1, ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। 67% बच्चे जो हैं उन्होंने बताया है बी जो है, और ये कितनों ने बताया है 30%। तो भैया ये 30% जो यहां मार्क आ गए, लीनियर फ्लो नहीं है भैया, ये एक लाइन में आते हैं थोड़ा, बिगिनिंग और एंड सबका होता है क्या, थोड़ी देर पहले बताया था। ये नैरेटिव डिवाइस है, बिल्कुल है, कॉपी करता है, बिल्कुल कॉपी करता है, रिप्रोड्यूस शब्द था वहां पर, नेचुरल थॉट्स पैटर्न बिल्कुल करता है, दैट ऑफन लैक्स ऑब्वियस कनेक्शन, और जो नेचुरल थॉट्स होते हैं उनमें ऑब्वियस कनेक्शन नहीं होता है भाई, नहीं होता है भाई, क्यों कंफ्यूज आ रहे हो भाई, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। चलिए, हाउ आर मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिमिलर, दोनों सिमिलर क्यों है, देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब देता है कि हाउ आर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग आर सिमिलर। मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर मोनोलॉग रेफर्स टू इंटीरियर मोनोलॉग। हाउ डस, नंबर 1, the present character's thought on the reader, they seek to portray the actual experience of thinking, they both have clear idea, है ना, they seek to portray the actual experience of thinking, है ना, what actual experience of thinking, actual experience किसका बताओ, है ना, ये थोड़ी नहीं कि वो जो खुद जो आपका कैरेक्टर जो इसको एक्सपीरियंस करके और वो ना, जो इसका सही उत्तर है, the present character's thought on the reader, 70% जो है वो आपका फर्स्ट है, ये नहीं है, ये एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग नहीं है भाई, एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग नहीं है। राइटर्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट ऑन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करते हैं राइटर्स, जो क्यों करते हैं, सिवाय इसके बाकी सब जो दो इसके सही है एक गलत है, क्यों यूज करते हैं, गलत कौन सा है, एक्सेप्ट ऑन, इट इज इजी टू डू राइट, इट इज मोर ऑनेस्ट टू डू लाइफ, टू बेटर रिप्रेजेंट द ह्यूमन एक्सपीरियंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि ऑथर्स क्यों यूज करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको क्यों यूज करते हैं ऑथर्स, जो क्यों यूज करते हैं, बताएंगे जरा, बताएंगे आप, जल्दी से बताएंगे आप, है ना, आपको देखना है। 90% से ऊपर बच्चों का क्वेश्चन जो सही होना चाहिए। यस, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो ये कहते हैं इसका उत्तर जो वो ए है, 50, वन इज ए 50 और ये है 50, तीसरा ही नहीं, हाँ 3 थे, आपने शायद पोली गलत किया, कोई बात नहीं, दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये तो होता है, ये कह रहा है एक्सेप्ट यानी सिवाय, क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए भाई, क्वेश्चन जो है पढ़ना भी आना चाहिए, सिवाय, तो इट इज मोर ऑनेस्ट टू टू लाइफ, बिल्कुल टू टू लाइफ है, इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस, यस, ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करने का बहुत बढ़िया तरीका है, इट इज इजी टू डू राइट, ये आसान है, करना और लिखना बड़ा मुश्किल है, इसी के मस्तिष्क को पढ़ना बड़ा मुश्किल है ना, तुम अपनी बीवी के हस्बैंड को नहीं पढ़ पाते, तुम अपनी बीवी के माइंड को नहीं पढ़ पाते, तुम अपने हस्बैंड के माइंड को नहीं पढ़ पाते, है ना, चले हैं ऑप्शन बी करने वाले। हाँ, तो many psychologists believe consciousness can be scientifically studied by linking it with, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, many psychologists believe consciousness can be scientifically studied by linking it with maths and statistics, observable and measurable behaviors, eating disorders, साइंटिफिक सीधा सीधा उत्तर पड़ा है, तो ये बताओ आप, बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते, एक जो है वो सीधा सीधा पड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर जो सीधा सीधा पड़ा हुआ है, सीधा सीधा इसका उत्तर जो पड़ा हुआ है आपके ऊपर, कैसे आप जो देखते हो। चलिए, यस 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 यस, जल्दी से, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं 90 से ऊपर होना चाहिए, 90 से ऊपर आज तो नहीं मिला हमें, 78 जो है वो आपका ये वाला, ठीक है 78। चलो ये देखो, ईटिंग डिसऑर्डर है, साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं और ये भी नहीं, 78% बच्चे जो है उनको समझ में आ गया, और ये थैंक्स है ना। तो मेन बात क्या थी, स्ट्रीम ऑफ